यह कहानी है भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर की एक ऐसी अदाकारा की जिसकी हुस्न, अदाओं और ग्लैमर ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। दुनिया लगने लगी कोई सपनों की वादी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स और नामी फिल्म निर्माता तक अपना दिल हार बैठे। वो जब पर्दे पर आती थी तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे। यह वही नायिका थी जिसने हिंदी सिनेमा की हीरोइनों के रंग रूप और परंपराओं की परिभाषा ही बदल दी थी। उसका बोल्ड और बिंदास अंदाज उस दौर की संस्कारी हीरोइनों के लिए चुनौती बन गया था। पर्दे पर उसका आत्मविश्वास, उसका लिबास, उसकी अदाएं, सब कुछ उस समय के लिए बहुत आगे का था। उसके ग्लैमर ने पूरे देश को एक नई सोच दी। जिन महिलाओं ने कभी पर्दे की ओट में रहना सीखा था, वो भी अब इस अभिनेत्री को देखकर आत्मविश्वास से भर गई। मगर क्या आप जानते हैं कि जो चेहरा पूरी दुनिया को सबसे हसीन लगता था, उसी चेहरे को देखकर यह अभिनेत्री खुद डरने लगी थी। क्या आपको यकीन होगा कि यह अदाकारा कभी भी हिंदी फिल्मों का चेहरा नहीं बनना चाहती थी। उसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम मजबूरी में रखा और फिर बन गई वो चेहरा जिसे आज भी लाखों दिलों में पूजा जाता है। आँखें मिलाएंगे, बातें सुनाएंगे, पलकें बिछाएंगे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब वो मौत से सिर्फ कुछ कदम दूर रह गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में जब भीषण दंगे हुए तो लोगों ने इस अभिनेत्री को सिर्फ उसके नाम और पहचान के कारण जान से मारने की धमकी दी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? राजा अब तक जिंदा क्यों है? इसलिए कि मैं उसे नहीं मार सकती। हालात इतने खराब हो गए कि उसे जान बचाने के लिए पुरुषों के भेष में छुपकर भागना पड़ा। ये दुनिया, ये समाज बेबस को भी माफ नहीं करते, किसी मजबूर के साथ भी रियायत नहीं करते। उस दर्दनाक रात के बाद वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकी। उस एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके ठुमकों ने भले ही इतिहास रच दिया हो, लेकिन उस एक रात ने उसके भीतर हमेशा के लिए एक डर पैदा कर दिया था। जागी जागी, सोए सोए, खोए खोए। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वह अभिनेत्री कौन थी? क्यों उसका चेहरा कभी खूबसूरती की मिसाल था और फिर वही चेहरा उसके लिए डर बन गया? और ऐसा क्या हुआ था कि वह हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री बनकर भी भीतर से टूट चुकी थी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अभिनेत्री के पास ना कोई गॉडफादर था, ना कोई फिल्मी सहारा और ना ही कोई शुभचिंतक। फिर भी वह बनती चली गई बड़ी बड़ी फिल्मों की हीरोइन, सुपरस्टार्स की पसंदीदा और उस दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री। क्या आप यकीन करेंगे, अमिताभ बच्चन के साथ जब उनका नाम जुड़ा तो यह रिश्ता प्यार में बदल गया। मगर जब यह प्यार टूटा तो वही अदाकारा जिसने कभी अमिताभ को अपना सब कुछ मान लिया था, उसी ने उन्हें एक दिन बॉलीवुड का गुंडा कह दिया। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री ने अमिताभ बच्चन पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाकर उन्हें कोर्ट तक खींच लिया। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है। वो अमिताभ बच्चन जो लाखों दिलों की धड़कन थे, उन्हें एक झटके में खड़ा कर दिया अदालत के कटघरे में, जहां हर सवाल, हर निगाह उन पर थी। दिल में लगाई है तस्वीर तेरी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ था उस अभिनेत्री की जिंदगी में जो वो एक दिन सबके सामने अर्धनग्न अवस्था में बेसुध होकर दौड़ पड़ी? क्या सदमा था वो? क्या चोट थी वो जो उसके तन के साथ साथ उसकी आत्मा को भी चीर गई थी? वो अभिनेत्री जिसने दर्जनों प्रेम संबंध देखे, लेकिन एक भी रिश्ता उसके जीवन की प्यास बुझा न सका। कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का आमलेट बना दिया और नाश्ते को इस्त्री कर दिया। नहीं नहीं,
गड़बड़ है। उसके प्यार में दो दो शादीशुदा अभिनेता और निर्माता अपनी पत्नियों तक को छोड़ने को तैयार हो गए थे, पर फिर भी वो खुद तन्हा ही रह गई। होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। यह दर्द उसकी आवाज में नहीं, उसकी रूह में था। पूरी दुनिया जिसे पाने के लिए बेताब थी, वही नायिका आखिर क्यों रह गई जिंदगी भर अकेली? क्यों उसका सुहाग अधूरा था और क्यों उसका मन हमेशा रहा बेसहारा? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये वही अभिनेत्री थी जिसे अपनी असल जिंदगी में दिखाई देने लगे थे भूत प्रेत। उस मानसिक बीमारी ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने खुद को हमेशा के लिए एक बंद कमरे में कैद कर लिया, जहां उसकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट आती थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। फादर, मैं कन्फेस करने आई हूँ। मेरी वजह से बेचारे एंथनी को बहुत मार पड़ी। और फिर आया एक दिन, वो सबकी आंखों से ओझल हो गई। उसकी मौत आज तक बनी हुई है एक रहस्य। आखिरी समय में ना तो उसका परिवार उसके पास था, ना कोई सगा संबंधी, बल्कि उसके अंतिम सफर में उसे कांधा दिया था उसके पुराने प्रेमियों ने। क्या मौत ने उसकी तकलीफें खत्म कर दी थी, या मौत भी उसके लिए सिर्फ एक और सवाल बन गई? इस खूबसूरत विवादों से घिरी और दुखों में डूबी अभिनेत्री की जिंदगी के ऐसे अनसुने और सच्चे किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जिस पर जम चुकी है वर्षों की बदनामी की धूल और जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह उजागर नहीं किया। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है दर्द की, मोहब्बत की, धोखे की और एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी जिंदगी एक खुली किताब होकर भी हमेशा रह गई अधूरी। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस हुस्न की मल्लिका की, जिसकी बोल्ड अदाओं, रहस्यमयी मुस्कान और कातिल निगाहों ने न जाने कितने दिलों को बेकरार कर दिया। प्यार करने वाले प्यार करते हैं। दिल की ये लगी, दिल लगी नहीं, तुम जो चाहो समझो याद हमने तो किया। एक अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती में एक ऐसा जादू था जो एक बार जिसे देख ले वो उसकी मोहब्बत में कैद हो जाए। उसके अभिनय में गहराई थी, उसकी आंखों में तड़प और उसके चेहरे पर ऐसा जादू कि पर्दा खुद शर्म से झुक जाए। हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की। आइए जानते हैं कौन थी परवीन बॉबी, कहां से आई थी वो, कैसी थी उसकी जिंदगी और किन किन विवादों और रहस्यमयी हादसों से होकर गुजरी। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं परवीन बॉबी के बचपन, पढ़ाई और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। ये तो पहली मुलाकात है, 2-4 मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम था वली मोहम्मद खान बॉबी और मां का नाम जमाल बख्ते बॉबी। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और सबसे बड़ी बात, उनका जन्म उनके माँ बाप की शादी के लगभग 14 साल बाद हुआ था। बचपन से ही परवीन की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन और तन्हाई रही। जब वो सिर्फ 10 साल की थी तभी उनके पिता का मुंह के कैंसर से निधन हो गया। उस मासूम उम्र में ही वो अपने पिता का साया खो बैठी। इसके बाद परवीन अपनी मां के साथ अकेले रहने लगी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अहमदाबाद के माउंट कार्मेल स्कूल से पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से की, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक की डिग्री ली। परवीन पढ़ाई में बहुत तेज थी, उनकी अंग्रेजी पर ज़बरदस्त पकड़ थी और यही वजह थी कि वो हिंदी सिनेमा की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक बन गई जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकती थी। आपको बता दें, जब परवीन सिर्फ 23 साल की थी तब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बतौर मॉडल। साल 1972 ये वही साल था जब उनकी किस्मत ने करवट ली। उसी साल गुजरात के अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। परवीन भी बाकी लोगों की तरह वहां शूटिंग देखने पहुंची। उस भीड़ में खड़ी थी वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में, मिनी स्कर्ट पहने, हाथ में सिगरेट थामे।
उसी पल उनकी ओर नज़र पड़ी B.R. इशारा की, जो उस समय के एक मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। B.R. इशारा साहब परवीन बॉबी को देखते ही रह गए। वो सिर्फ उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और बोल्डनेस से भी प्रभावित हुए। उन्होंने परवीन के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जल्द ही उनसे मुलाकात की, और फिर वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, परवीन बॉबी का फिल्मी सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो जितना हसीन था उतना ही दर्दनाक, जितना चमकदार था उतना ही रहस्यमयी। उस वक्त परवीन बॉबी की उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन चेहरा इतना दिलचस्प और असरदार था कि B.R. इशारा साहब की नज़र उस पर ठहर गई। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, भाई उससे इजाज़त लेकर उसकी तस्वीर खींचो। उसकी चाल, उसका अंदाज, उसका आत्मविश्वास देखकर इशारा साहब समझ गए थे कि यह लड़की आम नहीं है। उन्होंने परवीन बॉबी को अपनी अगली फिल्म का प्रस्ताव दिया। हालांकि परवीन उस वक्त कोई बड़ा नाम या चेहरा नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, अगर आपकी फिल्म की कहानी अच्छी हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। और जब उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने हाँ कर दी। यहीं से शुरू हुआ परवीन बॉबी का सफ़र 1973 में आई फिल्म चरित्र से। परवीन ने कहा था, चरित्र को मैं सिर्फ एक मुखौटा नहीं बल्कि जिंदगी का असली रूप मानती हूँ। इस फिल्म में उनके हीरो थे मशहूर क्रिकेटर सलीम दुरानी। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर परवीन बॉबी की खूबसूरती और बोल्डनेस ने सभी को चौंका दिया। ये दुनिया, ये समाज बेबस को भी माफ नहीं करते, किसी मजबूर के साथ भी रियायत नहीं करते। उनका वेस्टर्न लुक, मिनी स्कर्ट, खुले बाल और आत्मविश्वास, यह सब एक नए युग की शुरुआत थी। निर्माता, निर्देशक, दर्शक सब परवीन के दीवाने हो गए। ब्रावो, ब्रावो! मैंने खूबसूरती का इतना जबरदस्त कलेक्शन आज तक नहीं देखा। परवीन बॉबी ने अपने कदम मजबूती से फिल्म इंडस्ट्री में जमाए और धीरे धीरे बन गई सबकी चहेती। मगर दिल उन्होंने दिया था एक और दिलकश अभिनेता को, डैनी डेंजोग्पा को। जब उनकी नज़रें मिली तो इश्क शुरू हो गया, लेकिन अफसोस यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। रिश्ता टूटा और एक बार फिर परवीन की ज़िंदगी में आया अकेलापन और खालीपन। वह बहुत दुखी थी, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर फिर उन्होंने खुद को संभाला और फिल्मों पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद उनके करियर में आया पहला बड़ा मोड़ साल 1974, फिल्म मजबूर। इस फिल्म में उनके हीरो थे अमिताभ बच्चन और यही फिल्म बन गई उनकी पहली सुपर डुपर हिट। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। इस फिल्म के बाद परवीन बॉबी का नाम इंडस्ट्री में चमकने लगा। 1975 में उन्होंने फिर अमिताभ बच्चन के साथ काम किया फिल्म दीवार में। इस फिल्म में परवीन का बोल्ड अंदाज और आधुनिक किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया। ये शराब भी बड़ी अजीब चीज है, हर पीने वाला इसे अलग अलग वजह से पीता है। देखो। फिर आया साल 1977, जब उन्होंने अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के साथ एक बार फिर धमाल मचाया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अब परवीन बॉबी को अमिताभ के लिए लकी हीरोइन माना जाने लगा। फादर, मैं कन्फेस करने आई हूँ, मेरी वजह से बेचारे एंथनी को बहुत मार पड़ी। इसके बाद उन्होंने शशि कपूर के साथ भी कई फिल्में की। काला पत्थर, सुहाग जैसी हिट फिल्मों में वो शशि कपूर और अमिताभ के साथ नजर आई। अपने घर ले चलो। कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का आमलेट बना दिया और नाश्ते को अस्त्री कर दिया। नहीं, गड़बड़ है। उनका हर गाना, हर लुक लोगों को दीवाना बना रहा था। फिर आया साल 1981, जिसमें उन्होंने काम किया दो और बड़ी फिल्मों में, कालिया और क्रांति। जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं, जब से तुमको देखा हमारा ठुमका बदल गए चाल मितवा, देखो देखो रे। अब परवीन बॉबी सिर्फ एक स्टार नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी और ग्लैमरस अदाकारा बन चुकी थी। क्रांति फिल्म में उनके ऊपर फिल्माया गया एक गाना आज भी दर्शकों को याद है,
इस फिल्म में हेमा मालिनी जैसी दिग्गज अभिनेत्री भी थी, लेकिन परवीन की खूबसूरती और दिलकश अदाएं सब पर भारी पड़ी। हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे। हालांकि उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन प्रभाव इतना बड़ा था कि हर कोई उनकी चर्चा करने लगा। फिर आई फिल्म नमक हलाल, जिसने उनके करियर को और ऊंचाई दे दी। परवीन बॉबी ने उस दौर की साड़ी, सूट, बिंदी वाली परंपरागत हीरोइनों के बीच वेस्टर्न फैशन, खुले विचार और बोल्ड अप्रोच के साथ हिंदी सिनेमा की नई परिभाषा गढ़ी। इस बदलाव में उनके साथ खड़ी थी दूसरी खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री जीनत अमान। इन दोनों ने मिलकर उस समय की हीरोइनों की पारंपरिक छवि को तोड़ा और पर्दे पर ग्लैमर, आत्मनिर्भरता और आज़ादी की नई तस्वीर पेश की। और यहीं से शुरू हुई हिंदी फिल्मों में बोल्ड, आत्मविश्वासी और आधुनिक अदाकाराओं की नई कहानी, जिसके पन्नों पर सबसे पहला नाम लिखा गया परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी की खूबसूरती ऐसी थी कि उनकी लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला साल 1976 में, जब विश्व की मशहूर मैगजीन टाइम मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी। परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उनसे पहले किसी भी भारतीय अभिनेत्री को ऐसा सम्मान नहीं मिला था। यह उपलब्धि परवीन बॉबी को उस ऊंचाई पर ले गई जहां पहुंचने का सपना हर अभिनेत्री देखती है। लेकिन फिर आया साल 1983, जिसने परवीन बॉबी को हमेशा हमेशा के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर कर दिया। उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा, भारत छोड़ा और जा बसी अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में, जहां वे एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम करने लगी। इस फैसले के पीछे कारण थे उनके मन की अशांति, जीवन में आया खालीपन और रिश्तों में मिले धोखे। कुछ लोगों का मानना था कि परवीन बॉबी अंडरवर्ल्ड से परेशान थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों और भारत को छोड़ दिया। लेकिन अमेरिका जाकर भी उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी। इसका उदाहरण है, एक बार जब वे जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कहीं यात्रा कर रही थी, तो सुरक्षा जांच के दौरान अधिकारियों ने जब उनका नाम और पहचान पूछा तो वो खुद के बारे में कुछ भी बता नहीं पाई। अधिकारियों को यह बेहद संदिग्ध लगा और उन्हें हथकड़ी लगाकर मानसिक रोगियों के वार्ड में भेज दिया। उनकी स्थिति ऐसी थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें मानसिक रोगी मान लिया। बाद में जब भारतीय दूतावास से संपर्क हुआ तो उन्होंने परवीन की पहचान की पुष्टि की और उनकी मदद की। इसी घटना के बाद साफ हो गया कि परवीन बॉबी एक मानसिक बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी में व्यक्ति हकीकत से कटकर एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे मारना चाहते हैं। लेकिन परवीन बॉबी ने कभी भी इस बीमारी को स्वीकार नहीं किया। वो एक अंतहीन युद्ध लड़ रही थी, खुद से, अपने विचारों से, अपनी कल्पनाओं से, और दुनिया इस दर्द से पूरी तरह अनजान थी। साल 1989 में करीब 6 सालों बाद परवीन बॉबी भारत लौट आई, लेकिन यहाँ लौटकर उन्होंने जो किया उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने सीधे साधे अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन मुझे जान से मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे पीछे अपने गुंडे लगाए हैं। एयरपोर्ट पर भी उनके गुंडों ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस भी दर्ज कराया, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने उनसे सबूत मांगे और परवीन बॉबी के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वे मानसिक रोग से जूझ रही थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि वे क्या बोल रही है, क्या कर रही है। उसी साल एक मशहूर पत्रिका को दिए इंटरव्यू में परवीन बॉबी ने फिर कहा, अमिताभ बच्चन गैंगस्टर हैं, उन्होंने मुझे एक टापू पर किडनैप किया, वहाँ मेरा ऑपरेशन कर मेरे शरीर में एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया। उनका डर इतना बढ़ चुका था कि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें हर वक्त जान से मारने की साजिश कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने खुद को लोगों से काट लिया, मीडिया से, करीबी लोगों से, सभी से दूरी बना ली। वह अपनी हर बात को डेल्टा फ़ोन पर रिकॉर्ड करती थी। कौन उनके घर आया, कौन गया, सब कुछ माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड किया जाता था। फ़ोन पर बात करते हुए वह पहले ही कह देती थी, आपका कॉल सर्विलांस पर है, सोच समझकर बोलिए।
अपनी मौत से कुछ दिन पहले परवीन बॉबी ने क्रिसमस डिनर पार्टी दी थी जिसमें 7 मेहमान शामिल हुए थे। उनके नाम और उनके पते परवीन ने डेल्टा फोन पर रिकॉर्ड कर लिए थे। उनके द्वारा दी गई सारी रिकॉर्डिंग्स आज भी महाराष्ट्र सरकार के पास सुरक्षित रखी गई है। आपको बता दें, परवीन बॉबी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी थी। उनकी खूबसूरती के दीवाने तो लाखों थे, लेकिन उनमें एक खास नाम था बॉब क्रिस्टो। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले बॉब क्रिस्टो भारतीय फिल्मों में खलनायक की भूमिका में नजर आते थे। वे परवीन बॉबी के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए कि उनके लिए भारत आकर यहीं बस गए। वे हमेशा परवीन से शादी करने का सपना देखते रहे, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। बॉब की जिंदगी परवीन बॉबी के बिना अधूरी ही रह गई। परवीन बॉबी की जिंदगी में कई पुरुष आए, लेकिन कोई भी उनके जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं बन सका। सबसे पहले अभिनेता डैनी डेंजोग्पा उनके जीवन में आए। डैनी ने परवीन के दिल में घर तो बनाया, लेकिन वह रिश्ता टिक नहीं पाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन उनके जीवन में आए। दोनों की नज़दीकियां चर्चा में रहीं, पर अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। धीरे धीरे उनका रिश्ता भी टूट गया। फिर कबीर बेदी उनके जीवन में आए। उनसे भी परवीन को प्यार मिला, लेकिन वे भी शादीशुदा थे और परवीन को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। इसके बाद महेश भट्ट उनके जीवन में एक गहरा रिश्ता लेकर आए। दोनों ने 2.5-3 साल एक साथ बिताए। महेश भट्ट ने परवीन के लिए अपनी पत्नी से तलाक तक ले लिया था, लेकिन जब उनका रिश्ता बिगड़ा तो वे वापस अपनी पत्नी के पास लौट गए। हालांकि दोनों के बीच संबंधों की गहराई कभी खत्म नहीं हुई। महेश भट्ट ने उनकी हालत और संघर्षों को देखकर 1982 में अर्थ नाम की फिल्म बनाई, जो काफ़ी हद तक परवीन की जिंदगी पर आधारित थी। फिर 2006 में वो लम्हे के जरिए उस प्रेम कहानी को फिर से पर्दे पर लाया गया। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन के मानसिक हालत इतने बिगड़ चुके थे कि एक बार वे चाकू लेकर कमरे के कोने में बैठी थी और कह रही थी कि उन्हें कोई मारने आ रहा है। उन्हें लगता था कि घर में भूत प्रेत और परछाइयाँ हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। डॉक्टरों ने उनकी इस हालत को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया कहा, जिसमें मरीज कल्पना की दुनिया में जीने लगता है। एक समय पर परवीन ने महेश भट्ट से कहा था, या तो डॉक्टर को चुनो या मुझे। जब महेश जाने लगे तो परवीन उनके पीछे अर्धनग्न अवस्था में ही दौड़ पड़ी उन्हें रोकने के लिए। यह दृश्य देख आसपास के लोग हैरान रह गए, लेकिन महेश ने स्थिति को संभाल लिया। परवीन बॉबी का बचपन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। 1969 में अहमदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके छात्रावास की वार्डन ने उन्हें दंगाइयों से बचाने के लिए कंबल में लपेटकर ट्रक में छिपाकर सुरक्षित निकाला था। लेकिन उन दंगों की चीखें, मासूमों की दर्दनाक पुकारें उनके मन में इतनी गहराई से उतर गई कि डर उनके जीवन में अस्थायी हो गया। यही डर उनके मानसिक रोग में बदल गया। जब परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति अपने चरम पर थी, तब उन्होंने खुद को अपने ही घर के एक कमरे में कैद कर लिया था। वो अपने आखिरी दिनों में सिर्फ उबले अंडे और दूध पर ही निर्भर थी। दूध और अखबार देने वाले जब उनके दरवाजे पर आते तो परवीन कभी बाहर नहीं आती थी। वो हमेशा दरवाजे के नीचे से पैसे सरका देती थी। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि उन्होंने वर्षों से परवीन बॉबी को बाहर आते जाते नहीं देखा था। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मानसिक बीमारी कितनी गंभीर हो गई थी। इसी मानसिक हालत में एक बार परवीन बॉबी ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पर बॉम्बे बम ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया था। इस आरोप पर टाडा कोर्ट ने परवीन को गवाही के लिए बुलाया। एक तारीख भी तय की गई, लेकिन परवीन बॉबी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। वजह यही थी कि उन्हें विश्वास था कि अगर वो घर से बाहर निकली तो कोई उन्हें जान से मार देगा। यही डर उन्हें धीरे धीरे निगलता गया और एक दिन ये डर, यह बीमारी इस खूबसूरत बोल्ड अदाकारा को चुपचाप दुनिया से दूर ले गया। जब उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर बेहद डरावना और दर्दनाक था। परवीन बॉबी अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। पास ही व्हील चेयर रखी थी, कुछ दवाइयाँ थी और उनके पैर पर पट्टियाँ बंधी थी। कहा जाता है कि उनका एक पैर गल चुका था और शायद दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने खुद ही पट्टियाँ बांधी थी।
वह अर्धनग्न अवस्था में थी और उनकी बॉडी काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी। जिसने भी यह मंजर देखा उसकी आंखों से आंसू निकल आए, चाहे वो पुलिस वाले हो या पड़ोसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि परवीन बॉबी ने अपनी मौत से 3 दिन पहले तक कुछ भी खाया नहीं था। उनकी मौत की एक बड़ी वजह भूख और प्यास को भी माना गया। ये सोचकर दिल टूट जाता है कि जिस अभिनेत्री के पास करोड़ों की संपत्ति थी वो अपने अंतिम समय में भूख से तड़प कर मर गई। जिस अभिनेत्री की खूबसूरती के लोग कायल थे, उसी खूबसूरती का अंत इतनी दर्दनाक और बदसूरत मौत से होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। परवीन बॉबी ने अपने बोल्ड अंदाज और फैशन से आने वाली पीढ़ी की अभिनेत्रियों को एक नई दिशा दी, लेकिन खुद अपने ही डर, अकेलेपन और मानसिक अवसाद से कभी बाहर नहीं निकल सकी। यही डर एक दिन उन्हें हमेशा के लिए अपने आगोश में ले गया। उनकी मौत के बाद बहुत कुछ कहा गया, कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ ने अफसोस जताया। परवीन की अंतिम यात्रा में उनके 3 प्रेमी महेश भट्ट, डैनी डेंजोग्पा और कबीर बेदी खुद उन्हें कंधा देने पहुंचे। महेश भट्ट ने एक बार कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं दोबारा लौटूंगा तो उसकी डेड बॉडी को क्लेम करने जाऊंगा। क्योंकि जब परवीन की मौत हुई तो कोई उनका शव लेने तक नहीं आया था। ये किस्मत का कैसा अन्याय था, या फिर भगवान ने उनसे किसी पिछले जन्म का बदला लिया था। आज परवीन बॉबी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनका संगीत, उनका बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज उन्हें हमेशा हमेशा भारतीय सिनेमा में अमर बनाए रखेगा। परवीन बॉबी इतनी सुंदर थी कि वह हमेशा एक छोटा सा आईना अपने पास रखती थी। उस आईने पर लिखा होता था, यू आर गॉर्जियस, यानी तुम बेहद खूबसूरत हो। वह बात आज सारी दुनिया मानती है कि परवीन बॉबी जैसी अदाकारा न कभी थी, न है और शायद ही कभी होगी। उनकी ज़िंदगी हमेशा ही दुख और अकेलेपन से भरी रही। कई लोग उनके जीवन में प्रेम बनकर आए, लेकिन सब ने उन्हें इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि परवीन बॉबी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हें हर वक्त यही डर रहता था कि कोई उन्हें मार देगा। तो दोस्तों, यह थी परवीन बॉबी की ज़िंदगी की वो सच्चाई जो पर्दे के पीछे छिपी रही। आपका क्या मानना है? क्या सच में परवीन बॉबी को कोई मानसिक बीमारी थी, या फिर उनके डर और समाज ने उन्हें जीते जी मार डाला? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको परवीन बॉबी की यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। परवीन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती, प्रतिभा और दर्द से भरी जिंदगी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हमारे तरफ से इस महान, रहस्यमयी और असाधारण अदाकारा को दिल से नमन और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। इस वीडियो के माध्यम से हमने परवीन बॉबी की यादें ताज़ा करने की एक छोटी सी कोशिश की है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान अभिनेत्री को कभी न भूलें। उन्होंने जो कुछ सहा, जिस दर्द और संघर्ष से वे गुजरी, वो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि चमकती दुनिया के पीछे कितनी गहरी उदासी छिपी होती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसीलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसी ही महान शख्सियत की ज़िंदगी के अनकहे और अनसुने पहलुओं के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। परवाज भाई, भगवान के लिए ये शेर शायरी बंद की। अब बंद कर दी। बहुत थक गए हैं, थोड़ी चाय पिलवा दीजिए। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार। परवाज भाई, कल हमें जो पैसे मिले हैं उसमें से आप मौलाना साहब का किराया चुका दीजिए। बेचारे बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? दिल की ये लगी, दिल लगी नहीं, तुम जो चाहो समझो याद हमने तो किया।